हेलो, माई सेल्फ विक्रांत यादव। कल हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था उसमें पढ़ा था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, और उसके अलावा जो पढ़ा था वेग नियम तथा तो उसके अगर द्रव अनुपाती नियम का पढ़ा था। अब जो सेकंड लेक्चर में हम बात, थर्ड लेक्चर में जो बात करने वाले हैं वो मेन है सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया के लिए। ऑर्डर की बात करें, कोटि अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि की जो बात करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और रहेगा था। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का। उससे पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया था अणुसंख्यता। छोटा सा, ये ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। अणुसंख्यता क्या होती है? सिंपल वर्ड से आ रहा है कि कितने, किसी भी अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, बस इसी वर्ड से। जैसे कि मैं सिंपल ले रहा हूँ, आपने ए से कोई रिएक्शन पी में गई है, या ए प्लस बी में अगर कोई माना सी में गई है, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी में गई है। भाई इसमें अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक। अणुसंख्यता क्या होती है? एक। कितने भाग? दो। इसमें तीन भाग ले रहे हैं, तीन। क्लियर? तो जितने किसी भी अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं वही उसकी क्या होती है? अणुसंख्यता। लेकिन इसमें केस बनता है जो कि इंपॉर्टेंट है, बस वही समझने का है। देखना, क्योंकि सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे H2 प्लस में I2 इज इक्वल टू क्या बनता है? 2H, हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। इसमें अगर बात करें कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, भाई यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि दो हाइड्रोजन दो आयोडीन, नहीं, उनकी स्टोइकियोमेट्री कितनी, नंबर मोल, एक मोल इसका एक मोल इसका, कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे? दो, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? दो। लेकिन एज इट इज अगर मैं बात करूं, मैं लिख दूं 2H2 प्लस में 2I2 प्लस में 4H, इस चीज से इसकी मोलिकुलरिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी एक चीज और बता दी, अगर बात की जाए किसी की भी जो अणुसंख्यता होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी भिन्न में नहीं होती। मेन चीज है कि जीरो क्यों नहीं होती? क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में कोई ना कोई अभिकारक भाग लेता है। इसमें अगर बात करें, इसके लिए फ्रैक्शनल अगर बात करें, काटते हैं इसको 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2, मिनिमम रेशियो में लेके आते हैं। वही अगर बात करें अणुसंख्यता पर कोई प्रभाव, इसके लिए भी अणुसंख्यता उसकी क्या रहेगी? दो रहेगी। ये होती है अणुसंख्यता। बस ये केस इंपॉर्टेंट है, एक अणुसंख्यता जीरो नहीं होती, कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी भिन्न में नहीं होती। जैसे कि भिन्न वाला सिस्टम H2 प्लस में हाफ I2 इज इक्वल टू H, इसको भिन्न से सबसे पहले इस टाइप से लेके आते हैं। भिन्न को हटाने के लिए ऐसी कोई वैल्यू से गुणा करें कि हट जाए, तो किससे करेंगे? भाई 2 से गुणा कर दे, सारी वैल्यू को 2 से, तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीपल, ये 1 ही बचेगा, ये भी 1 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 2। अब भी इसकी अणुसंख्यता कितनी है? 2 है। तो अभिक्रिया को सबसे पहले संतुलित करना है। कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू तो सबसे छोटी वैल्यू में लाके उसकी अणुसंख्यता का निर्धारण करना है। उसके बाद अगर बात करें, हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आरबीएससी सबसे ज्यादा सवाल बनाता है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, आपने कल केस पढ़ा था। अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का जो वेग पढ़ा था, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो आपने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती। भाई अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता और उसी की जो घातांक थी पावर, वही जो n की जो वैल्यू होती है वही उसकी क्या कह रहा था? अभिक्रिया की कोटि। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि a प्लस बी माना तो c में गया है, इसके लिए अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग लिखूंगा क्या होगा? अभिक्रिया वेग जो होगा इज इक्वल टू, अगर बात करें भाई, हम इसको समानुपाती को हटा देते कि स्थिरांक आता था, क्या समानुपाती स्थिरांक, जैसे कि वेग स्थिरांक बोल रहे थे। और साथ में जो अभिकारक की सांद्रता क्या है? एक तो अभिकारक ए है और एक साथ में क्या है? बी। साथ में उन्हीं की स्टोइकियोमेट्री क्या है भाई? इसकी 1 है, इसकी भी क्या है? वो कहां चली जाएगी? उसकी पावर में। और इन्हीं अभिकारक की घातांक जो होते हैं, अभिकारक की सांद्रताओं के जो घातांक का योग होता है वही क्या होता है? अभिक्रिया की कोटि होता है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। कौन सी कोटि अभिक्रिया बोली जाएगी? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोली जाएगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोली जाएगी। क्लियर है? ये तो एक जर्नल फॉर्मूला था अभिक्रिया की कोटि क्या होता है। जैसे कि अब सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो आपकी है शून्य कोटि की अभिक्रिया। सबसे पहला ही एग्जांपल है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, शून्य कोटि अभिक्रिया। देखना क्या होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया की बात कर रहा है तो इसका मतलब उसने n की वैल्यू कितनी दे दी? 0 दे दी। अब एक सिंपल में इक्वेशन वही लिख रहा हूं, a से माना हो जा रही p में। इसके लिए अभिक्रिया का वेग क्या होगा? अभिक्रिया वेग कैसे निकालेंगे भाई? जो अभिक्रिया वेग होगा इज इक्वल टू k, और किस पर डिपेंड कर देगा? सांद्रता की पावर, और पावर इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी? 1। अब 1 नहीं कह सकते यहाँ पे, उसने अगर ये बोल दिया कि अभिक्रिया की कोटि हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? शून्य कोटि। ये पावर जो होती है, हम किसकी बात कर रहे हैं? n। अभी इस पे डिपेंड नहीं करेगा पावर कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0। शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात करा तो इस अभिक्रिया के लिए उसने दे दिया है कि ओवरऑल अगर बात की जाए जो अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी।
अगर किसी की भी अगर पावर 0 होती तो वो वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ओनली के पी डी। इसे मैं इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, HC अगर बात करें इसी इक्वेशन के लिए मैं थोड़ा इसी में लिख लेता हूँ, इस अभिक्रिया को मैं साइड में लिख देता हूँ। भाई अभिक्रिया का आपको एक इक्वेशन मिली है, आपको इक्वेशन फर्स्ट मिली है, अभिक्रिया वेग जो मिला है इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, कि इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ से इसी फॉर्मूले से पढ़ रहे थे, क्योंकि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है उस अभिकारक की सांद्रता और उसकी पावर जो n होती है अभिक्रिया की कोटि, जो कि क्या दे रहा है कि शून्य। अगर समानुपाती को हटाया था तो स्थिरांक आया था, तो ये वैल्यू हमें मिल जाती है। इसके बाद अगर बात करें इसी वैल्यू से, उसके बाद दूसरा जो टारगेट करते हैं, सिंपल देखना पहले, अगर टी टाइम अगर जी रखा, अगर उसने समय दे रखा 0 समय पर, जो इसकी सांद्रता है वो मान लें, क्या मान लें, ए। जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0। जब t इज इक्वल टू 0 समय पर कोई भी अगर बात करें अभिकारक की सांद्रता, सॉरी उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि t 0 पर अभिक्रिया शुरू ही हो रही होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद बात करें t इज इक्वल टू मानने को t टाइम पर, भाई ये बन गया माना x, तो ये कितना बचा होगा, तो इसको किसमें से घटा देंगे, a माइनस एक्स। इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं, क्योंकि समझने का मेन कॉन्सेप्ट यही है। माना कि आपने शुरू में आपने लिया 10 केजी, एक ही जो कंसंट्रेशन लिए 10 केजी आपने लिया मिल्क, दूध लिया जो कन्वर्ट हो रहा माना किसमें, दही में। लेकिन t इज इक्वल टू 0 टाइम पर आपने 10 केजी लिया, तो ये कितना होगा, 0। लेकिन कुछ टाइम आपने 5 मिनट बाद आपने देखा, माना ये बन गया x इज इक्वल टू कितना बन गया, 5 केजी। तो भाई ये कितना बचा होगा, तो इसमें से 10 में से क्या घटा देंगे भाई, 5, मतलब a में से क्या घटा देंगे, x। क्लियर। तो मेन टर्म्स है कि a कहां से आया, a माइनस एक्स कहां से आया, तो वो टर्म्स देखनी है कि 0 टाइम पर जो a की कंसंट्रेशन में a मानी है उस वक्त प्रोडक्ट क्या है, 0। लेकिन कुछ समय बाद अगर बात करें t इक्वल टू t टाइम पर, ये अगर x बन गया तो ये कितना बचेगा, a माइनस एक्स। उसके बाद आपने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्रिक, और दूसरी उसके साथ अभिक्रिया के वेग के साथ एक संबंध पढ़ा था। उसमें अभिक्रिया जो वेग निकाल रहे थे आप, अभिक्रिया वेग जो निकालते थे वो कैसे निकालते थे, आपके पास ये रिएक्शन है, इसको उसमें अगर केस फर्स्ट जो आपने पढ़ा था उसमें जब उनकी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो तो अभिक्रिया के वेग को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा था भाई, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता किसकी है, अभिकारक की, तो सामने कौन सा साइन, माइनस, इज इक्वल टू, अगर बात करें इसमें क्या था, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, साइन कौन सा, पॉजिटिव। क्लियर। लेकिन t इज इक्वल टू टी, ये तो कोई रिएक्शन के लिए होगा, लेकिन अगर बात करें t टाइम पर, t टाइम पर जब t इज इक्वल टू क्या है, t टाइम पर अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, t टाइम पर जो a की सांद्रता कितनी बची हुई है, माइनस, एक की सांद्रता क्या ली है, a माइनस एक्स dt टाइम पर इज इक्वल टू, भाई एक अगर बात है जो p की उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता t टाइम पर कितनी बची हुई है, x, तो dx बाई dt। इस इक्वेशन को मैं जो बोलती हूँ, भाई t टाइम पर कौन सी, भाई किसका फॉर्मूला, t इज इक्वल टू t टाइम पर क्या है, अभिक्रिया का वेग। क्लियर। अब ये भी अभिक्रिया का वेग, इससे इक्वेशन जो मैं बोल रहा हूं वो कौन सी बोल रहा भाई, तो अब देखिए अभिक्रिया का वेग के बराबर भी है और अभिक्रिया का वेग इनके, दोनों वैल्यू में जब ये दोनों वाली वैल्यू सेम है तो इनका मतलब ये के जो बराबर होगा किसके, इसके भी और किसके, इसके भी। मतलब किसी एक के कंपैरिजन में लिख के हम वैल्यू लेंगे, जो इसके लिख ले इसके, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आपके हार्ड हो जाएगी, लेकिन के साथ अगर इसकी वैल्यू, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखना क्या लिखोगे, आपने इक्वेशन 1 माना था, इसे इक्वेशन 2, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखिए अगर बात की जाए, आपने यहां से लिखा है तो क्या हो जाएगा, यही लिख लेते हैं पहले, जो आपका dx बाई dt है, dx बाई dt, dx बाई dt पॉजिटिव है, इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा भाई, k। यहां तक कोई दिक्कत, इसे देखिए भैया। इसके बाद समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, देखना। उसके बाद अगर बात की जाए dt की वैल्यू, अगर dt किस साइड ले जाते हैं, यहां पे इसको इस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, k dt। क्लियर है यहां से। इसके बाद आपको करना है बाय इंटीग्रेशन, मतलब समाकलन करने पर क्या मिलता है, dx का समाकलन करेंगे, ये चिन्ह k एक स्थिरांक राशि तो कहां जाएगी, समाकलन से बाहर आ जाएगी। क्लियर। dx का इंटीग्रेशन या समाकलन खोलते तो क्या बचता, ओनली x, के स्थिरांक के बाहर ही रहेगा, dt का जो समाकलन खोलते तो क्या आएगा, t, और समाकलन को जब हटाते हैं तो स्थिरांक हो आता है, क्या लग जाता है, c लग जाता है। आपकी इक्वेशन 2 आ चुकी थी, इक्वेशन कौन सी रहेगी, 3 रहेगी। अब इसी इक्वेशन से सी देखना है कि अगर मैं बात कर रहा हूं t इज इक्वल टू 0 समय पर, t इज इक्वल टू 0 समय पर जो x बराबर होगा वो किसके होगा, t इज इक्वल टू 0 समय पर जो x बराबर होगा किसके, 0 के।
अब इन वैल्यू को सिर्फ किसमें रख देते हैं भाई, इसमें रख देते हैं। बट t इज इक्वल टू जीरो, समय पर x जीरो है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, जीरो इज इक्वल टू k की वैल्यू, k की तो नहीं दे रखी, लेकिन t की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस में c, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीपल, जीरो से कोई गुना जीरो, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसे इक्वेशन 3 बोल रहे थे, 4। c की वैल्यू किसमें रखनी, इक्वेशन 3 में, मतलब 4 से हम किसमें रख रहे हैं वैल्यू, 3 में। क्या आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू, ऊपर में लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर बात है प्रथम कोटि की सॉरी शून्य कोटि की समाकलित वेग समीकरण बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट केस है, क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट आपको इक्वेशन याद रखनी है। इससे देखना बहुत चीजें भी निकालते हैं, इससे निकालते हैं आपकी अर्ध आयु अभिक्रिया, ये अर्ध आयु समीकरण भी निकालते हैं। देखना अर्ध आयु समीकरण क्या होती है वो देखना। अर्ध आयु का मतलब क्या होता है कि अर्धायु क्या, आपकी अर्धायु समीकरण टाइम में आता है, अर्धायु काल भी बोलते हैं उसे। अर्धायु काल में क्या होता है कि जो सांद्रता होती है विकारक की, वो उत्पाद में 50% जा चुकी होती है। मतलब एक की जो सांद्रता है, मतलब किसी भी अभिक्रिया को आधी या 50% कंप्लीट होने में जो समय लगा होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धायु बोलते हैं। मतलब एक की जो सांद्रता है प्रोडक्ट में कितनी कन्वर्ट हो चुकी, आधी, आधी मतलब ए कितना यहाँ पे जा चुका है, 50%, तो a माइनस एक्स, ये भी कितना बचा हुआ, 50%। मतलब t इज इक्वल टू हाफ टाइम पर जो a माइनस एक्स कितना होता है, ये भी a/2 होता है, x इज इक्वल टू कितना होता है, a/2, a माइनस एक्स इज इक्वल टू जो होता है ये भी a/2, और x इज इक्वल टू भी क्या होता है, a/2। मतलब 50% कंप्लीट हुई है, 50% मतलब अर्ध, ये सॉरी अभिकारक की सांद्रता 50% कंप्लीट हुई है, तो 50 का मतलब उसकी a/2 किसमें जा चुकी, उत्पाद में, तो बची कितनी सांद्रता, अभिकारक में, a/2। इसी वैल्यू को इसमें रखते हैं, t इज इक्वल टू अगर बात करना किस पे, अर्धायु काल पे, तो x टाइम तो ये दे दिया, x कितना रहेगा भाई, t इज इक्वल टू जो हाफ टाइम ले रहा हूं तो जो x होगा किसके बराबर होगा, a/2 से। इन दोनों वैल्यू को कहां रख देते हैं, इस समीकरण में। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या रख दी भाई, a/2 इज इक्वल टू k, और t कितना भाई, t हाफ। ये कौन सी समीकरण, अगर k को मैं इस साइड यहाँ पे मल्टीपल यहाँ कहा जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा, t हाफ के लिए ये फॉर्मूला, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, ये अर्धायु को डिसाइड करती है, ये आपकी समाकलित वेग समीकरण बोली जाती है, किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। क्लियर है भाई। उसके बाद अगर हम बात करें, इसके लिए ग्राफ आता है, हमने अर्धायु निकाल ली, इसके लिए जो ग्राफ आरेख, ये आरेख बात करें उसे, देखना आरेख के केस में क्या होता है, आरेख के केस की अगर मैं बात करूं, देखना भी क्या होता है। उसके बाद अगर आरेख की बात करें, आरेख आपके 4 टाइप के चलते हैं। इसको ग्राफ को इसी आपके जो समीकरण आई थे थोड़ी देर पहले, अगर जीरो ऑर्डर के लिए समीकरण आए थे, x इज इक्वल टू क्या आया था, एक तो kt इज इक्वल टू, दूसरा अगर t हाफ जो उसके लिए निकाली थी इज इक्वल टू, अगर बात की जाए a/2k, आपके लिए तो समीकरण आई थी, ये अर्धायु के लिए और ये समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि के लिए। इसके लिए ग्राफ अगर बात की, इस इक्वेशन को ग्राफ से कैसे डिनोट करें, तो आप ग्राफ 4 टाइप के चलते हैं। एक तो चलता y इज इक्वल टू mx, एक चलता y इज इक्वल टू माइनस mx, एक चलता y इज इक्वल टू mx प्लस c, और एक चलता y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। चारों ग्राफ चलते हैं। चारों ग्राफ में से अगर बात करें तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखना पहला जो ग्राफ होता है हमेशा कोऑर्डिनेट, अब जब भी आप ग्राफ बनाओ हमेशा 2 कोऑर्डिनेट लोगे, ये तो आपका x कोऑर्डिनेट, ये कौन सा होगा, y कोऑर्डिनेट। y हमेशा जब भी आपको कोई इक्वेशन लिखी दिख रही है, y हमेशा अकेला लिखा मिलेगा, लेकिन x किसी ना किसी वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीपल होगा। वो वैल्यू अगर बात की, जैसे कि जो वैल्यू के साथ मल्टीपल होगा वो वैल्यू बोली जाएगी स्लोप। क्लियर। अगर x के साथ जो वैल्यू अगर वो पॉजिटिव है और साथ में कोई भी इंटरसेप्ट वैल्यू या कोई भी कांस्टेंट वैल्यू साथ में ऐड नहीं है, तो हमेशा जो स्लोप चालू होगा वो होगा ओरिजिन से, जहां से शुरुआत होती है। और स्लोप की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ जाएगी स्ट्रेट लाइन, और ये स्लोप जो वैल्यू होगी, स्लोप जी की वैल्यू जो बराबर होगी, जिसे ढाल बोलेंगे, ढाल इज इक्वल टू बराबर होगा m की। क्लियर। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में हमेशा पहले बात की, x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ये सिर्फ किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू है, ढाल की वैल्यू बोलते हैं, ये नेगेटिव होती है। क्योंकि ये x की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं k इक्वल टू t, यहाँ पे टाइम नेगेटिव में नहीं लेते हैं, जीरो से नीचे अगर बात है -5 मिनट -6 मिनट ऐसा टाइम नहीं लेते, क्योंकि -5 होता नहीं, x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं, ये स्लोप नेगेटिव होता है। इस ग्राफ में बात करें तो ये कोऑर्डिनेट अगर प्लस में है, ये कोऑर्डिनेट प्लस में है, इसके पीछे जो कोऑर्डिनेट -x, इसके नीचे वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, -y। x कभी प्लस में, मतलब सॉरी माइनस में नहीं जाएगा, लेकिन स्लोप किसमें, माइनस में। साथ में जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, राशि नहीं होती है, तो ग्राफ
ओरिजिन से स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से, जीरो से, लेकिन नेगेटिव है तो ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। अब ये ग्राफ नहीं, ये ग्राफ सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप की अगर बात करें, थर्ड टाइप में कांस्टेंट वैल्यू ऐड, बस उससे थोड़ी सी चीज डिफरेंट हो जाएगी, देखना कैसे इसी ग्राफ में समझते हैं। देखना y, अगर y हमेशा इस कोऑर्डिनेट में x इस पर, अगर जब भी अगर बात है x के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका क्या है, स्लोप। स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव वे में, लेकिन साथ में कांस्टेंट वैल्यू, तो अब यहां से ग्राफ शुरू नहीं होगा, ग्राफ शुरू होगा कहीं एक ऊपर एक कोई वैल्यू से। ग्राफ के साथ जो स्लोप है m की वैल्यू पॉजिटिव, तो ग्राफ जाएगी स्ट्रेट लाइन, स्लोप आपका ये होगा। स्लोप इज इक्वल टू, अगर ढाल की बात करें m होगा, साथ में जो ये वैल्यू है ये आपकी होगी c। दूसरे केस में सेम अगला केस है, y इज इक्वल टू वाई, हमेशा यही लिखा जाएगा, x हमेशा यहाँ लिखा जाएगा। साथ में जब y की वैल्यू अगर नेगेटिव है और साथ में कभी भी कांस्टेंट राशि है तो ओरिजिन ग्राफ यहाँ से तो शुरू नहीं होगा। जब भी ये साथ में कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, किसी ओरिजिन से अगर बात करें किसी वैल्यू से होगा। लेकिन अब ग्राफ कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर बात की जाए स्लोप अब जो होगा आपका इज इक्वल टू साइन के साथ लिखा जाएगा माइनस m, क्योंकि नेगेटिव साइन हमेशा स्लोप में ऐड किया जाता है। तो आपके चार ग्राफ चलते हैं। आपके जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सॉरी इसमें जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है, इसके ग्राफ की बात करूं, आपका ये पहले वाला ग्राफ है। चारों ग्राफ इसी चैप्टर में यूज हो रहे होंगे, देखना भाई इसमें ये इक्वेशन x इज इक्वल टू kt, इसमें जो वैल्यू y की वैल्यू अगर बात करें, y की वैल्यू ये सेम x की वैल्यू के बीच ये रखे, क्योंकि उसने जो ग्राफ हमेशा पूछ रखा है x बाई t, मतलब उसने y हमेशा वर्सेस x। ग्राफ पूछने का तरीका ये होता है कि y वर्सेस x पूछा जाता है, x वर्सेस y नहीं। ये ग्राफ उसने पूछ रखा है, तो इसमें y की वैल्यू हमें पता है कि कभी किसी से मल्टीपल नहीं होगी, लेकिन x की वैल्यू किसी न किसी वैल्यू से मल्टीपल मिलेगी, जिससे मल्टीपल होगी वो वैल्यू क्या होगी, n, जिसे क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्लियर, y हमेशा इस कोऑर्डिनेट पर, x हमेशा इस कोऑर्डिनेट पर। y की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, x, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t। स्लोप पॉजिटिव है और साथ में कोई कांस्टेंट राशि नहीं है अगर बात है, तो यहां से स्लोप यहां से स्टार्ट और पॉजिटिव है तो ग्राफ जाएगा ये, और स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, k। ये हो गया अगर प्रथम कोटि, सॉरी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए आरेखीय संरूपण हो गया। क्लियर है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तीन चीजें पीडीएम में भाई, अगर बात है शून्य कोटि की अभिक्रिया में, देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया में अगर बात करें, सबसे तो पहले x इज इक्वल टू kt, उसके अलावा अगर बात है रिप्रेजेंटेशन जो पढ़ा है, उसके अलावा इसके अर्धायु की बात करें, अर्धायु t हाफ इज इक्वल टू a बाई 2k। उसके अलावा तीसरी जो ग्राफ पढ़ा है इसका x बाई t के रेस्पेक्ट में जो आया है, ये आया स्लोप इज इक्वल टू k। क्लियर है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अगर आरबीएससी में कोई सवाल पूछा गया है तो प्रथम कोटि से पूछा गया, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ सवाल है, चाहे आईआईटी जेईई आपका जो नीट वगैरह जिनसे भी रिलेटेड है, इससे सवाल बनता है न्यूमेरिकल अच्छे वाला। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना सिंपल, मैं कोई अभिक्रिया ले रहा हूं, वही सिंपल, जैसे कि माना वो ए से गई है पी में गई है। क्लियर है, सिंपल है वेरी सिंपल भाई। t इज इक्वल टू 0 टाइम पर माना इसकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन, शुरुआती जो सांद्रता है, प्रारंभिक सांद्रता वो क्या a, उस वक्त t कितनी है 0। उसके अलावा जो t इज इक्वल टू t टाइम पर माना ये कितनी बन गई x, तो ये कितना बचा होगा a माइनस एक्स। ये पहले भी पढ़ा है, सेम उसी तरह। अब वो क्या कह रहा, आपने वो पढ़ा था कि जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो अभिक्रिया का वेग होगा वो समानुपाती होता है उसकी अभिक्रिया की सांद्रता की घातांक के। बात की जाए, अब उसने प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है, तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1 दे रखी है। तो भाई सांद्रता कौन है इसकी a, और उसका कितना पावर, भाई उसने अभिक्रिया का वर्ग दे ही दिया, उसने अभिक्रिया की कोटि दे ही दी, कितनी दे रखी है 1, क्योंकि पावर ही n होती है। प्रथम कोटि बोल चुका, तो n की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अगर t टाइम पे बात करूं, t इज इक्वल टू t टाइम पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा भाई, अभिक्रिया वेग इज इक्वल टू, अगर बात की जाए k, 1 की पावर 1, भाई एक पर एक की जो सांद्रता है t इज इक्वल टू t टाइम पर कितनी हो जाएगी a माइनस एक्स हो जाएगी। पावर 1 होती है, चलिए लिखे ना लिखे, क्योंकि 1 पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम टर्म्स, ये तो आपने फॉर्मूला हो गया, आपको इसको इक्वेशन में 1 बोल देता हूं। क्लियर। इसी टाइम पर अगर बात, अब स्टोइकियोमेट्रिक और अभिक्रिया के वेग में संबंध जब आपने पढ़ा था, भाई दोनों की केस फर्स्ट ही है, जब दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक समान हो तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया वेग कैसे लिखेंगे भाई। अगर बात है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कितना है भाई, अभिकारक की सांद्रता a, तथा परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक की सांद्रता तो सामने साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा है माइनस। इसकी अगर बात करें
उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन तथा परिवर्तन में लगा समय, साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये आपने अगर बातें स्टोइकियोमेट्रिक संबंध पीछे लेक्चर फर्स्ट में दोबारा जाके देख सकते हो कि अगर केस फर्स्ट पढ़ा था जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक समान हो तो अभिक्रिया के वेग को ऐसे लिखते हैं। बात करें सेम हुई टी टाइम पर, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर जो अभिक्रिया वेग होगा, अभिक्रिया का वेग कितना होगा भाई, अभिक्रिया का वेग एक की सांद्रता टी टाइम पर कितनी भाई, इसी है भाई माइनस डी बाई डी टी है। एक की सांद्रता टी टाइम पर कितनी भाई, ए माइनस एक्स इज इक्वल प्लस डी बाई अगर बात करें डी टी, प्रोडक्ट की जो सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता टी टाइम पर कितनी है, एक्स। क्लियर है? इसे मैं समीकरण सेकंड बोल देता हूं। क्लियर है चीज भाई, यहां पे अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया का वेग दोनों एक साइड समान होगी, मतलब अब जो k माइनस एक्स है वो इस वैल्यू के बराबर भी है और उस वैल्यू, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ इक्वल और इस चीज पे भी क्या है इक्वल है, मतलब k a माइनस एक्स को इन दोनों की किसी एक कंपेयर में लेके हम इंटीग्रेशन इक्वेशन ला सकते हैं। भाई इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम कौन सी वैल्यू पुट कर लेते हैं, उधर वाली वैल्यू पुट। अगर बात करें समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा देखना, समीकरण 1 और 2 से भी अगर बात आपको और उधर से लिया जाए तो क्या उधर भाई dx बाई, हमने ये उठाया dx बाई dt पॉजिटिव इज इक्वल टू इधर से क्या ले लिया k a माइनस एक्स। यहां तक कोई दिक्कत हो तो देख लो, रिवर्स करके तो देख सकते हो, क्योंकि k a माइनस एक्स dx बाई dt के बराबर है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया के दोनों साइड सेम हो गया तो रिएक्शन उस साइड की भी क्या होगी, सेम होगी। देखना इसको सोल्व कर, देखना इधर से बात की जाए k माइनस एक्स को तो मैं इधर ले आता हूं, dt को कहां भेज देता हूं, तो dx बाई अगर a माइनस एक्स इधर आ गया इज इक्वल टू dt कहां भेज दिया उधर। क्लियर? उसके बाद आपको इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन कैसे कहते हैं, कांस्टेंट जो राशि होती है, स्थिरांक राशि कहां चली जाती है बाहर। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा समाकलन का, इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा dx बाई x का जो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस ln x, ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहां से देख सकते हैं। अब dx बाई x की जगह क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो dx बाई x होता है, लेकिन x की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ a माइनस x, तो उसके लिए अगर बात की जाए x की वैल्यू वहां पे क्या आ जाएगी भाई, ये ln x, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, बस फॉर्मूले को पुट करना उसी को, तो क्या हो जाएगा, बात की जाए ये हो जाएगा, अगर बात की जाए इंटीग्रेशन जैसे इसका हटेगा क्या आ जाएगा, माइनस ln x, x की वैल्यू क्या है a माइनस x इज इक्वल टू कांस्टेंट एज इट इज बाहर, लेकिन dt का क्या होता है भाई, क्या आ जाएगा t, और जैसे इंटीग्रेशन समाकलन हटता है तो क्या आता है, स्थिरांक आता है, जो समाकलन स्थिरांक बोलते हैं। एक समीकरण मिल गई वहां से। इस समीकरण की जो बात करूं, इसे जो और सोल्व करेंगे देखना, इसको और आगे सोल्व करते हैं देखना भाई, देखना इसको जब सोल्व करेंगे और बात की जाए एज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर जो a माइनस एक्स है, ध्यान से देखना, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर जो a माइनस एक्स किसके बराबर होता है, a माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, t इज इक्वल टू 0 समय पर, t इज इक्वल टू 0 समय पर जो a माइनस एक्स जो बराबर होता है वो किसके होता है, a के। बस कुछ नहीं, इस वैल्यू में पुट करना है इसी को भाई, a का a माइनस एक्स का मान क्या लिख देंगे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ln a माइनस एक्स के और a के साथ, और किस टाइम पर 0 प्लस c, ये तो 0 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ln a। क्लियर? इसे समीकरण आपने जो भी पिछले सेकंड चल रही थी थर्ड हो जाएगी, ये आपकी कौन सी थी फोर्थ थी, सॉरी ये थर्ड थी, आपकी कौन सी आएगी फोर्थ इक्वेशन आएगी। तो c की वैल्यू बस इसमें पुट करनी, क्या हो जाएगा देखना, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, उसके अलावा c की वैल्यू क्या है माइनस ln a। क्लियर? ln a को इस साइड लेके आएंगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, ये एज इट इज ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब देखते हैं फॉर्मूला इसमें अप्लाइड होगा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो फिर इसको अच्छे से इसको देख लो। क्लियर है? पॉज करके भी आप इसे देख सकते हो। देखो इसके बाद अगर बात करें, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ln a बाई बी इज इक्वल टू होता है ln a माइनस ln b। देखना अब यहाँ पे a की वैल्यू आपको दिख रही है और b की वैल्यू दिख रही है, भाई इसने आपको ओपन कर दिया, इसको वापस से अगर इसको क्लोज करोगे तो इसी वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी वैल्यू को देखना ऐसे लिख सकते हैं ln a अपॉन a माइनस एक्स। भाई a था, ये b था,
ए बाई बी वापिस से आ सकता है इसी फॉर्मूले से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी किसी भी दुनिया में अगर काइनेटिक का कोई सवाल आता है तो मोस्टली अगर देखने को मिलता है इसी इक्वेशन से मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसके बाद अगर इसकी अर्धायु की बात करें, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु के लिए बात करें तो वो देखना, ये इक्वेशन तो याद ही होनी चाहिए। देखना अर्धायु की अगर इसी इक्वेशन के लिए बात करूं मैं, जब t इज इक्वल टू हाफ, मतलब अर्धायु का मतलब क्या होता है कि अर्धायु की मतलब कि अभिकारक की जो सांद्रता 50% इसमें बदल चुकी है उत्पादन में, मतलब a माइनस एक्स इज इक्वल टू भी कितना हो चुका है, a बाई टू। मतलब अगर बात है t हाफ पर अगर बात करें, a माइनस एक्स जो बराबर होता है हमें पता है किसके बराबर होता है, a बाई टू के, और x भी जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, a बाई टू। 50-50% होते हैं किसके, एक प्रारंभिक सांद्रता के आधे आधे बढ़ चुके होते हैं किस समय पर, t हाफ पर। दोनों वैल्यू इसमें पुट करनी है। बात की जाए ln a हो गया भाई, a माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर है, a बाई टू, a बाई टू पर जाएगा भाई इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 बाई ए इज इक्वल टू, उधर बाई वापिस से ओके, लेकिन t कौन सा किस पर, हाफ टाइम, a से a गया, आपके पास ये वैल्यू बची k, उधर मल्टीपल है, t हाफ निकालना इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। क्लियर है इस चीज का, तो t हाफ ये किसके लिए है, प्रथम कोटि के लिए, ये तो समाकलित वेग समीकरण निकालने के लिए, अर्धायु निकालने के लिए, दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इससे एक चीज और देखना भाई जो आपकी आई है, t हाफ इज इक्वल टू जो आया है ln 2 बाई k, ln 2 का मान जो होता है इसको ओपन करें तो 2.303 लो होता है, 2 साथ में है, इसको भी ओपन करते तो इसको ओवर सोल्व करते तो कितना आता है 0.693, या इसको ऐसे लिख सकते हैं t हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई k। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु निकालने का फॉर्मूला है। और इसमें एक चीज और भी है, इसमें कोई भी सांद्रता की वैल्यू नहीं दिख रही। क्वेश्चन ये भी आता है कि अभिक्रिया का प्रथम कोटि के अर्धायु निकालते हैं तो वो किस पर डिपेंड नहीं करती, अभिकारक की या उत्पाद की किसी सांद्रता पर डिपेंड नहीं करती। अब देखते हैं इसके ग्राफ, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात करूं, ये ग्राफ, ये आरेख की जो बात करूं वो इंपॉर्टेंट है। इसमें दो ग्राफ पूछे जाते हैं, देखना ये पहला जो ग्राफ है आपका जो सिंपल पूछ रखा है वो पूछता है ln a अपॉन a माइनस एक्स, सॉरी वर्सेस जो पूछ रखा है t में पूछ रखा है, मतलब y वर्सेस x पूछ रखा है। सिंपल आपको हमेशा ग्राफ ऐसे ही पूछता है, ये तो चीज आपको देखते ही बना लेनी। y क्या दे रखा है ln a अपॉन a माइनस एक्स, और x क्या दे रखा है आपका t, और मैंने बताया कि हमेशा x के साथ जो t दे रखा है उसके साथ एक वैल्यू मल्टीपल होती है जो कि m होती है, जिसे ढाल बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये आपका m हो गया, ये आपका y सॉरी x हो गया, और ये आपका क्या हो गया y हो गया। y कभी किसी से गुणा नहीं हो रहा होता, क्लियर। x के साथ जो गुणा साथ में कोई कांस्टेंट राशि नहीं है तो स्लोप हमें पता है कहां से शुरू होगा, यहां से। अब ये देखो स्लोप जो m की वैल्यू है पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो ग्राफ जाएगा ऐसे, और उसको क्या बोलेंगे ढाल है, और ढाल की वैल्यू क्या है प्लस के, साइन हमेशा साथ लिखा जाता है। ये पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ इसी के रेस्पेक्ट में जो पूछा जाता है, दूसरा ग्राफ क्या है वो भी देखना। दूसरा ग्राफ आपके जो सिलेबस में दे रखा है वो दे रखा है आपका ln a माइनस एक्स वर्सेस जो दे रखा है t के रेस्पेक्ट में, मतलब y की वैल्यू दे रखी, ये किसकी दे रखी x की। अब यहां से हमें ln a इसी इक्वेशन से, अब देखो हमने इक्वेशन कहां से निकाली थी, हमने इक्वेशन ऐसे किया था ln a माइनस, आप थोड़ी देर पहले देख भी सकते हो, a माइनस एक्स बाई के टी, ये किया था। इसको हमने a, ये तो a माना था, ये b, वापिस से वेरिएबल लेके आए थे, वापिस से सोल्व भी कर सकते हैं, ऊपर से वापिस भाई हमने इसको क्लोज किया तो ओपन भी कर सकते हैं। हमें ये वैल्यू किसमें चाहिए, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में चाहिए, इसको कहां भेज दें वहां पे, और kt को कहां ले आए यहां पे, क्या हो जाएगा ln a भाई उधर से kt प्लस में कैसे में आ जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा उधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, क्लियर। पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जो kt की वैल्यू तो माइनस में, जो कि ln a की किस में पॉजिटिव में, इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना दोबारा से, kt प्लस में ln a इज इक्वल टू ln a माइनस एक्स, ये पूरी की पूरी y की वैल्यू, और y की वैल्यू मैंने पहले कहा किसी से मल्टीपल नहीं होगी। साथ में जब भी अगर बात है आपको वो t x उसने दे रखा है, x क्या दे रखा है, x क्या दे रखा है उसने, ये दे रखा है, और x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है ढाल होती है, जिसे m कहते हैं। साथ में ये वैल्यू कोई कांस्टेंट राशि होती है जिसे इंटरसेप्ट बोलते हैं, क्लियर। अब इसको ग्राफ बनाना कुछ नहीं है, सिंपल है। y क्या दे रखा है ln a माइनस एक्स, और हमारा बात की जाएगा x क्या दे रखा है उसने, क्या दे रखा है t।
अब x के साथ ये देखिए जो स्लोप है वो नेगेटिव है, मतलब गिरता हुआ ग्राफ आएगा, लेकिन साथ में जो कांस्टेंट राखी है तो ओरिजिन से शुरू ना होके किसी पॉइंट से शुरू हो रहा होगा और ग्राफ गिरेगा, क्योंकि वैल्यू किसमें है, नेगेटिव में, तो ढाल कैसा आएगा, गिरता हुआ आएगा, इज इक्वल टू उसकी ढाल की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के। ये आपके प्रथम कोटि अभिक्रिया के दो ग्राफ हो गए जो कि इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक पूछा भी जा सकता है और बनवाया जा सकता है, उसके बीच में, दोनों के बीच में ग्राफ पूछ लेगा तो ये y की वैल्यू होगी, ये x की, जो y इज इक्वल टू mx, उस फॉर्मूले जो भी ग्राफ के हमने फॉर्मूले चार जो सीखा है उनसे निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और बचता आपका छदम कोटि की अभिक्रिया। आपके द्वितीय कोटि की अभिक्रिया सिलेबस में नहीं चलती है, इजी है वो भी वैसे, लेकिन चलती नहीं, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। छदम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है भाई, देखिए छदम कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, आप एक सिंपल इक्वेशन ले रहे हो, जैसे कि आपने लिया a प्लस बी, माना हो जा रहा है सी में जा रहा है भाई, इसके लिए पूछ लिया अभिक्रिया का वेग क्या होगा, आपको अभिक्रिया वेग की समीकरण निकालिए, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे भाई, समानुपाती स्थिरांक आया था, उसके बाद उसकी सांद्रता, और उन्हीं की स्टोइकियोमेट्री कहां चली जाती थी, पावर में। भाई पावर का जो सम होगा, मतलब कितना n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, कौन सी बोलेंगे इसे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन अगर कभी कभी दिया क्या जाता है कि एक भाग को दे देता है एक्सेस में, आधिक्य में बात करें तो, आधिक्य का मतलब जब दिया जाता है कि कोई भी, ये आधिक्य का मतलब कोई है कि ये जो वाला अमाउंट है, ये वाला जो अमाउंट है इससे 10 गुना जाता है, आधिक्य कोई एक चीज से 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम ज्यादा दी जाती है तो उसको एक्सेस में बोला जाता है। अगर एक्सेस में जिसका भी अमाउंट लिया जाता है उसके रेस्पेक्ट में जो अगर बात है कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल कर दी जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, अभिक्रिया के वेग को निकालने के लिए। अब इसके लिए जो अभिक्रिया का वेग होगा, आधिक्य लिखा हुआ है तो ये इस पर, अभिक्रिया का वेग इस पर निर्भर नहीं करेगा, ओनली उस पर करेगा जो अमाउंट आधिक्य में नहीं है। पर जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया होनी चाहिए थी कौन सी होगी, ओनली प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन प्रथम के साथ जबकि पहले दो अभिकारक भाग ले रहे हैं और फिर भी प्रथम बोली जा रही है, तो लेकिन ऐसी अभिक्रिया कौन सी बोली जाएगी, छदम, लेकिन कौन सी है, प्रथम, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर नॉर्मली अगर ये अमाउंट एक्सेस में नहीं होता तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया बोली जाती है, लेकिन एक आधिक्य में दे दिया तो ये कौन सी बोली जाएगी, अब कौन सी होगी, प्रथम की, लेकिन सामने वर्ड कौन चला जाएगा, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। क्लियर। जैसे कि एक बात की जाए और एक एग्जांपल दे देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये भी, केवल पूछा, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी माना एक प्रोडक्ट बना है, इसके लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा क्या होगा भाई, देखना अभिक्रिया जो वेग होगा इज इक्वल टू, जो बात की जाए बस सांद्रता पे डिपेंड करता है कि स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है, पावर 1, ये बी की इसकी भी 1 है, सी की भी कितनी है 1, पावर का सम n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इन पावर को जोड़ दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, मतलब तृतीय कोटि की अभिक्रिया है अभी तो ये। लेकिन अगर वो बात करें, उसने सी लिख दिया आधिक्य, अब कुछ नहीं होगा, अब आधिक्य वाली जो भी टर्म से लिखी जाती है उसको नेग्लिजिबल कर देते हैं। अभी तृतीय कोटि के बजाय कौन सी हो गई, अब द्वितीय, लेकिन आधिक्य का केस दे रखा तो सामने वर्ड कौन सा लग जाएगा, एक छदम द्वितीय कोटि। क्लियर है जी। तो ये आपने आज पढ़े अभिक्रिया की कोटि सारे चल चुके हैं। कल आपका जो संघटक सिद्धांत चलेगा जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर 2018 में उसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट था जो हमने पढ़ा है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये बात करें शून्य कोटि की, इन दोनों से सारे के सारे एनसीईआरटी में लगभग 40 क्वेश्चन पीछे दिए गए। और भी बहुत सारे, आप एसपी अगर कोई अलग से बुक्स और भी ले रहे हैं तो उनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं। आपसे होने की अगर बात है ट्राई जरूर करना है, नहीं होते तो इनका जो लास्ट लेक्चर जब डाला जाएगा उसमें ओनली न्यूमेरिकल बताया जाए, क्योंकि इस चैप्टर से मोस्टली न्यूमेरिकल ही आता है। लेकिन फिर भी ट्राई करना, बहुत सी चीजें अभी नहीं हुई है जो कि लास्ट में न्यूमेरिकल के साथ सोल्व होगी, लेकिन फिर भी आप इन फॉर्मूले को लेकर जो मैंने बताए थे, फॉर्मूले कौन कौन से अगर बात की जाए, फॉर्मूले आपको बॉक्स में डाल के अलग से भी लिख लेना है। अगर बात करें जीरो ऑर्डर के लिए, अगर बात पढ़ा आपने पढ़ा था एक्स इज इक्वल टू क्या था, केटी, ये तो शून्य के लिए बात करें। इसी के लिए अगर इसका अगर बात की जाए तो अर्धाई जो निकाली थी, अर्धाई जो a अबाई 2 की, ये तो समाकलित वेग समीकरण थी, उसके लिए ये अर्धाई के लिए। प्रथम कोटि के लिए जो हमने निकाला x, अगर बात की जाए kt इज इक्वल टू आपने निकाला ln a अपॉन a माइनस x, ये तो समाकलित वेग समीकरण। और इसके लिए अगर बात करें अर्धाई इज इक्वल टू 0.693 बाई, ये तो आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए, प्रथम कोटि के लिए, ये आपके जीरो ऑर्डर के लिए। ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है। इस चारों फॉर्मूले से कम 15 से 20 सवाल इजीली सोल्व हो जाते हैं इन चार फॉर्मूले से। ये याद रखना, जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मतलब प्रथम कोटि के लिए, ये किसके लिए, शून्य कोटि के लिए। कोई भी टॉपिक अगर फास्टली पढ़ाने का समझ में नहीं है, एक बार वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके उसको देख सकते हैं। क्लियर है। अगला लेक्चर जल्दी आएगा। थैंक यू।